तो चलिए स्टूडेंट, लेकर आया हूँ आज इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2024 का डिटेल्ड एनालिसिस और सॉल्यूशन और आंसर क्या आप कह सकते हो इसको। तो अभी रिसेंटली जो हमारा एग्ज़ाम हुआ है सभी को पता भी है, उसके अंदर जो है क्वेश्चंस आए थे अच्छे वाले और उनका सॉल्यूशन आज अपन इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर करेंगे। देखो, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट से लेकर के 15 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू फॉर्मेट में रहते हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि आपको एक इक्वेशन दे रखी थी, उसमें आपको बताना था एफ ई का कोफिशिएंट क्या होगा जब हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। सही आंसर रहेगा, सही आंसर जो है उसका रहेगा ऑप्शन सी 3। कैसे? जैसे मान लो इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो हिट एंड ट्रायल से भी ये हो जाएगा, क्योंकि इतना कोई हार्ड इक्वेशन नहीं है ये। अगर आप इसको कंपेयर करोगे दोनों साइड वाले एफ ई के एटम्स को, तो आपको क्लियरली विजिबल होगा कि एफ ई के राइट हैंड साइड में 3 एटम्स है, रिएक्टेंट साइड में भी 3 लगेगा इसमें कोफिशिएंट के अंदर। और अगर हम इसको कंप्लीट बैलेंस करना चाहें तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अगर ऑक्सीजन जो है वो अनबैलेंस है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर 4 लगाना पड़ेगा। और अगर हम इस जगह पर 4 अप्लाई करते हैं तो हाइड्रोजन के जो एटम्स है वो 8 हो जाएंगे। तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें प्रोडक्ट साइड में यहाँ पर 4 लगाना पड़ेगा। नाउ दिस इक्वेशन इज कम्प्लीटली बैलेंस्ड। तो इससे हमें ये पता चला कि ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर होगा। एफ ई का कोफिशिएंट फाइंड करना था जो कि 3 होगा। उसके बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। एन एसिड प्रेजेंट इन द कर्ड, यानी कि कर्ड के अंदर जो है वो कौन सा एसिड पाया जाता है, तो सभी को पता है लैक्टिक एसिड। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद में चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन पे। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इज अमंग द 4 ऑप्शंस, कॉपर है, लीड है, मरकरी है या फिर जिंक है। तो इसमें आपका आंसर होगा सही कॉपर। कॉपर इज द बेस्ट कंडक्टर, इन सब में कॉपर जो है वो बेस्ट है। उसके बाद में चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन के ऊपर। फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द कीटोन, कीटोन के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप जो है वो जो है प्रेजेंट होता है। 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन से ऑप्शन जो है वो सही रिप्रेजेंटेशन करता है कीटोन को। तो सभी जानते हैं ऑप्शन बी जो है वो कीटोन को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपने ये नहीं पढ़ रखा तो इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए था आपको, बिकॉज क्लास में पढ़ाते टाइम पे मैंने बोला था कि फंक्शनल ग्रुप की ये टेबल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो 5th क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि द हार्ट इन द ह्यूमन बॉडी इज़ अ पार्ट ऑफ विच सिस्टम, कौन से सिस्टम का पार्ट है हमारा हार्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो जैसे न्यूट्रिशन का है, एक्सक्रेशन का है, रेस्पिरेशन का है या फिर सर्कुलेशन का है। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो सकते थे कि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी के अंदर, क्योंकि रेस्पिरेशन करने में भी हार्ट इन्वॉल्व रहता है और सर्कुलेशन के अंदर भी इन्वॉल्व रहता है, बट इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि होगा आपका सर्कुलेशन। ठीक है। उसके बाद में इससे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 6th क्वेश्चन है, Who does the work of opening and closing the pores in the leaves? सभी को पता है कि यहाँ पर कौन सी चीज़ की बात हो रही है। देखो, जो हमारी लीव्स होती हैं प्लांट की, उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। पोर्स का मतलब हमने क्या पढ़ रखा है, छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनसे गैसियस एक्सचेंज का काम चलता है। अब ये जो छोटे छोटे पोर्स हैं इनको बोला जाता है स्टोमेटल पोर्स, और हम बात कर रहे हैं हमारे स्टोमेटा की। ठीक है। अब स्टोमेटा के अंदर ओपनिंग एंड क्लोजनिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर, इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, गार्ड सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर्स। तो ये जो है गार्ड सेल इसका आंसर हो जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन आपने सही करा है। फिर चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। पूछा है कि विच एंडोक्राइन ग्लैंड स्टिमुलेट ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन्स, मतलब हमने मल्टीपल एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो पढ़ी है, जैसे कि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, पीनल ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, पेनक्रियाज हो गया। इनमें से ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट करने वाली ग्लैंड कौन सी है। तो सभी को पता होगा शायद ये भी कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स सीक्रेट करती है, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जो है 7th का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो अगला क्वेश्चन है कि फ्लावर कॉल्ड व्हेन द फ्लावर कंटेन बोथ स्टेमन एंड पिस्टल, एक ऐसे फ्लावर को किस नाम से जाना जाता है जिसमें स्टेमन भी हो और पिस्टल भी हो। तो थोड़ा सा अगर आप याद करोगे, स्टेमन क्या होता था आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता था, और पिस्टल होता था आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन अ फ्लावर। अगर दोनों ही चीज़ें एक ही फ्लावर में है तो उसको हम बोलते थे बाइसेक्सुअल फ्लावर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। हमने पढ़ा था क्लास के अंदर कि बेसिकली फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, और 2 टाइप के फ्लावर्स जो हैं वो बेसिकली हो सकते हैं। एक होते हैं आपके यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है, और दूसरे होते हैं आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर ईदर स्टेमन और कार्पल
या फिर पिस्टल, या और बाइसेक्सुअल के अंदर हमने पढ़ रखा है कि दोनों स्टेमन और पिस्टल दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो मैन हैव सेक्स क्रोमोसोम अमंग द 4 ऑप्शंस, कौन सा ऑप्शन सेक्स क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करता है मेंस के अंदर? तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। ऑप्शन बी XY जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपके मेल में सेक्स क्रोमोसोम को। उसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ए मैन इज स्टैंडिंग 3 मीटर अवे फ्रॉम अ प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन द मैन एंड इट्स इमेज इन मीटर। अब ध्यान रखना कि यहाँ पर आपको इमेज की डिस्टेंस पूछी है, बट इमेज की डिस्टेंस पूछी कौन सी जगह से है? तो जहाँ पर हमारा मैन खड़ा है उससे उसकी इमेज की डिस्टेंस पूछी, यानी कि हमारे ऑब्जेक्ट से, हमें ऑब्जेक्ट से इमेज की डिस्टेंस बतानी है। सबसे पहले एक प्लेन मिरर ड्रॉ कर लो। ये मान लेते हैं कि हमारा एक प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर के 3 सेंटीमीटर पे, यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो हो गई आपकी 3 मीटर के ऊपर यहाँ पर एक मैन खड़ा है। अब इसकी इमेज प्लेन मिरर की कितनी दूर बनेगी? तो बहुत अच्छे से मैंने बता रखा है, प्लेन मिरर की एक प्रॉपर्टी होती है कि जितना दूर ऑब्जेक्ट रहता है उतनी ही दूरी पर इसकी इमेज बनती है। अब यहाँ पर देखना ये था कि हमें डिस्टेंस पूछी है मैन से इमेज की, तो मैन से इमेज की टोटल डिस्टेंस हो जाएगी बेटा आपका 6 मीटर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आई थिंक कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसका भी करेक्ट आंसर करके आए हैं। 11th क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इन द फिनोमिनन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इफ साइन आई इज ए एंड साइन आर इज बी, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी। देखो क्वेश्चन आया है आपका एक हमने लो पढ़ रखा है, स्नेल्स लो जिसको बोलते हैं, और क्लास में मैंने बताया भी था कि स्नेल्स लो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ बता रखा है स्नेल्स लो। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि स्नेल्स लो हमें क्या बताता। साइन आई, साइन ऑफ एंगल आई इज़ अपॉन साइन ऑफ एंगल आर जो है वो किसी कांस्टेंट के बराबर होता है, और उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। यहाँ अगर हम साइन आई को रिप्रेजेंट करते हैं लेटर ए से, और साइन आर को अगर हम रिप्रेजेंट करें लेटर बी से, तो हमारे म्यू की वैल्यू क्या होगी? सिंपल है, म्यू जो है वो ए अपॉन बी आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन 12th। एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट आर ड्यू टू। बहुत अच्छे से ये भी पढ़ाया हुआ है कि 4 मिनट्स का जो है यहाँ पर हमें गैप देखने को मिलता है। एक्चुअल पोजीशन से सन जो है वो 2 मिनट्स अहेड हमें नज़र आता है, और एक्चुअल सन सेट से हमें 2 मिनट बाद तक सन दिखाई देता है, ड्यू टू द फिनोमिनन ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो इसका भी बेटा आंसर सही कर लेना आप। आंसर होगा इसका बी ऑप्शन। जो भी बच्चे करके आए हैं उसका आंसर एकदम करेक्ट है। उसके बाद में बात करें अगर 13th क्वेश्चन की, द एंगल ऑफ डेविएशन इंपॉर्टेंट है, और एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है ये पर्टिकुलरली, क्योंकि एक एनसीईआरटी के अंदर हमें एक बॉक्स के अंदर ये सारी चीज़ें बता रखी थी एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में। तो पूछा है कि इस गिवन फिगर के अंदर एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा। तो थोड़ा सा अगर मैं आपको थोड़ा सा याद दिलवाने की कोशिश करूं, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि ये होता है आपका प्रिज्म, जो ट्रायंगुलर शेप में PQR है वो एक प्रिज्म है। यहाँ से हमारी जाती है इंसिडेंट रे इस तरीके से, और यहाँ से ये फर्स्ट टाइम जो है वो रिफ्रैक्ट होती है, और यहाँ पर एंगल बनते हैं एंगल आई और एंगल आर। ठीक है, अब ये एक्चुअल में जानी चाहिए थी, ये जो डॉटेड लाइन मैंने बना रखी है जिसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, एक्चुअल में लाइट का पाथ ये होना चाहिए था, बट लाइट जो है रिफ्रैक्शन करके चली जाती है कुछ इस तरीके से। और उसके बाद में जब नेक्स्ट सरफेस आती है तो यहाँ पर अगेन एक और बार रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, और ये जो रे है इसको हम कहते हैं इमर्जेंट रे। जो सेंटर वाली रे है इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। तो इस तरीके से हमारी 3 रेस में बनती है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड इमर्जेंट रे। अब इम्पोर्टेंट यह है कि जो हमारा इंसिडेंट रे है वो इमर्जेंट रे के साथ जो एंगल बनाता है उस एंगल को कहा जाता है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। ये इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक कि आपको याद होगा एंगल ऑफ डेविएशन कौन कौन सी रे के बीच में बनता है। तो एंगल ऑफ डेविएशन बनता था इंसिडेंट और इमर्जेंट रे के बीच में। अगर हम डायग्राम को ढंग से देखते तो इसका एक्स जो है ऑप्शन सी एक्स, ये इसका करेक्ट आंसर होता। ठीक है, फिर चलते हैं हम अगले 14th क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है, जस्ट अ सेकेंड, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि अर्थ वायर इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एज। जो अर्थ वायर होता है हमारा उसे हम किस तौर पर काम में लेते हैं? इलेक्ट्रिसिटी सेवर के तौर पर, सेफ्टी मेजर के तौर पर, या फिर फ्यूज़, या फिर रेगुलेटर के तरह से। तो सभी को पता है कि हम अर्थ वायर को एज अ सेफ्टी मेजर यूज़ में लेते हैं। ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि फ्यूज़ या फिर MCB और जो
एक और जो सेफ्टी मेजर होता है उसको हम बोलते हैं आपका अर्थ फायर। तो ये दो चीज़ें जो हैं, इन दोनों को हम एज अ सेफ्टी मेजर सर्किट में यूज़ में लेते हैं। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करें 15th क्वेश्चन की। तो 15th में पूछा है कि फॉर अ करंट कंडक्टर द राइट हैंड थंब रूल द थंब पॉइंट्स टुवार्ड्स द। जो हमारा राइट हैंड थंब रूल हमने पढ़ रखा है, उस राइट हैंड थंब रूल में थंब जो है वो कौन सी चीज़ की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है? तो आई थिंक कि सभी को याद होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इस रूल के अंदर हमने ये पढ़ा कि थंब जो है वो रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिकल करंट को, एंड 4 फिंगर्स जो है वो रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड को। इसके बाद में हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि शायद हमारे होंगे फिलिप्स। ठीक है, फिलिप्स आ गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द नाइट्रोजन कंटेनिंग गैस ऑब्टेन्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेड नाइट्रेट का थर्मल डिकम्पोजिशन से क्वेश्चन बना है। तो इसका अगर मैं इक्वेशन लिख करके दिखाऊं तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस, जो कि सॉलिड स्टेट में होता है। और जब हम इसको थर्मली डिकम्पोज करवाएंगे, यानी कि जब हम इसको हीट प्रोवाइड करवाएंगे, तो हमारे 3 प्रोडक्ट बनेंगे। पहला बनेगा लेड ऑक्साइड, दूसरा बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और तीसरा बनेगा ऑक्सीजन। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि आपसे पूछा गया है कि नाइट्रोजन कंटेनिंग गैस कौन सी है, ऐसी गैस जिसमें नाइट्रोजन है। तो सभी को पता है कि नाइट्रोजन किस में है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस में है। और अगर हम Pb की बात करें तो इसको हम बोलते हैं लेड ऑक्साइड, जो कि एक तरीके की आपकी येलो प्रेसिपिटेट बनती थी इसमें। NO2 जो है, इसके बारे में हमने क्लास के अंदर पढ़ा था कि ये क्या है, आपकी ब्राउन कलर्ड फ्यूम्स होती हैं, ब्राउन फ्यूम्स होती हैं जो लिबरेट होती है व्हेन लेड नाइट्रेट डिकम्पोज। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। अगर आपने लिखा है तो भी वो सही है। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि केमिकल फॉर्मूला ऑफ एनायन ऑब्टेन्ड बाय डिसोसिएशन ऑफ HCl। HCl का जब डिसोसिएशन होगा, डिसोसिएशन का मतलब होता है HCl जब ब्रेक होगा तो वो कैटायन और एनायन के अंदर ब्रेक होगा। तो इसमें आपका एनायन कौन सा बनेगा वो बताना था। तो बेटा आपको थोड़ा सा ये याद रखना था कि एनायन जो है वो नेगेटिवली चार्ज एटम को बोलते हैं। और इस पर्टिकुलर में हम जानते हैं कि जब एनायन का डिकम्पोजिशन होगा या फिर ब्रेक डाउन होगा तो H+ आयन बनते हैं और Cl- आयन बनते हैं। H+ आयन को तो बोलते हैं हम कैटायन, और इस पर्टिकुलर फिल इन द ब्लैंक में आपको भरना था Cl-, क्योंकि ये होता है आपका N आयन। ठीक है, तो Cl अगर आपने फिल किया है तो एकदम सही आंसर है आपका। थर्ड क्वेश्चन में है नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन C3H8। C3H8 हाइड्रोकार्बन के अंदर कितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है टोटल? तो इसका आंसर होगा 10। कैसे पता किया? इस स्ट्रक्चर को अगर हम खोल कर के लिखेंगे तो 3 कार्बन एटम है विद सिंगल बॉन्ड, और आपके बाकी सारी वैलेंसी जो है वो हाइड्रोजन फिल कर रहा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, और ये शायद सभी को आता भी है करना इस तरीके से। अब अगर आप इसमें काउंट करोगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है। तो आंसर में आएगा आपका 10। अगला क्वेश्चन है कि एक आर्टिफिशियल किडनी इज़ अ डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड थ्रू। अगर आपकी किडनीज़ ख़राब हो जाती है तो आपको आर्टिफिशियल किडनी का ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसमें आपका जो ब्लड में जितना भी नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो सेपरेट किया जाता है ब्लड से बाय द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल किडनी। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है बेटा आपका डायलिसिस। तो आई थिंक ये भी आपको याद होगा, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, इसको बोला जाता है आपका डायलिसिस। ठीक है, फिर फिफ्थ क्वेश्चन है द गैप बिटवीन द 2 न्यूरॉन इज कॉल्ड। न्यूरॉन के बीच में आपको पता है फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता, छोटा सा गैप होता है, उसको क्या बोला जाता है? वेल नोन क्वेश्चन है, कई बार मैंने आपको क्लासरूम में भी बताया था। इसको बोला जाता है आपका साइनेप्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। कि ये जो है हमारा ऑप्टिक्स से जो आपका चैप्टर है रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, उससे क्वेश्चन बना है कि हाइट ऑफ द इमेज यानी कि H'/H, ये जो रेशियो आता है ये किसका फॉर्मूला बनता है? तो ये बनता है आपका M का फॉर्मूला, और M को हम बोलते हैं मैग्नीफिकेशन से। तो इसके अंदर आपको लिखना था मैग्नीफिकेशन का ये फॉर्मूला बनता है। उसके बाद में लास्ट फिलअप है कि द लेंस इज़ यूजफुल इन द करेक्शन ऑफ फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस एक तरीके का आई डिफेक्ट होता है जिसको करेक्ट करने के लिए हम लगाते हैं कॉन्वेक्स लेंस। तो इसमें आएगा आपका आंसर कॉन्वेक्स। जस्ट अ सेकेंड, इसके बाद में हम चलते हैं अगर, तो आगे आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस स्टार्ट हो रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि इसका एक अलग से पार्ट बना दिया जाए क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। बट अगर आप इसके कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस को डाउनलोड करना चाहते हो इन द फॉर्म ऑफ PDF, तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अवेलेबल है, वहाँ से जाकर के आप
पूरे वीडियो का जो पीडीएफ वर्ज़न है उसको डाउनलोड करके अपने आंसर को टैली कर सकते हो कि जो आप स्कूल में लिख करके आए हो वो कितने सही हैं। ठीक है,